आज हम बेसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं बेसिस की। इन लीनियर अलजेब्रा, अ basis is a set of vectors that give you a complete and efficient way to describe every vector in space. बेसिस दरअसल ऐसे वेक्टर्स का मजमूआ होता है। बेसिस दरअसल ऐसे वेक्टर्स का मजमूआ होता है जो किसी भी वेक्टर स्पेस को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए काफी होते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों तो वो बेसिस तब कहलाएंगे जब वो दो कंडीशंस पूरी करेंगे। हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों तो वो बेसिस तब कब होंगे जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे होंगे। A basis of a vector space is a set of vectors that satisfy two conditions. Basis क्या है? Basis वेक्टर्स का एक ऐसा सेट होता है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। दैट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। अब दो कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस, और जो सेकंड कंडीशन है वो स्पेनिंग द स्पेस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस को। व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस? तो इससे पहले जो है ना, हम लेक्चर कर चुके हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस का टॉपिक कर चुके हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। लीनियर इंडिपेंडेंस में नो वेक्टर इन द सेट नो वेक्टर्स इन द सेट कैन बी रिटन एज अ कम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर। इसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की कम्बिनेशन, हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ कम्बिनेशन नहीं ले सकते। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है कि कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। मतलब अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से बन जाए तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बन जाए तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए जो है ना, अ, हमने क्या लेना होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट लेना होता है जिससे कॉम्बिनेशन ना बने। मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखें ना, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक 10 वेक्टर है और दूसरा कौन सा वेक्टर है? 20 वेक्टर है। तो अब क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है? क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बन सकता है? हम्म? अब देखें ना, 20 वेक्टर को अगर हम ले लें, 20 में से आप लेट सपोज 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो पैरेंथेसिस में क्या बच जाएगा? 1 और 0 बच जाएगा। तो देखें ना, 20 से हमने कौन सा वेक्टर बना लिया है? 10 वेक्टर बना लिया है। अब ये वेक्टर इस वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लीनियर, ये क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बट बेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, लीनियरली, एक मिनट, लीनियरली इंडिपेंडेंस मतलब कैन नो वेक्टर इन द सेट कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। कि कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर का कॉम्बिनेशन ना हो, कि किसी वेक्टर से दूसरा वेक्टर ना बने। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है? स्पेनिंग द स्पेस। स्पेनिंग द स्पेस का क्या मतलब है? स्पेनिंग द स्पेस क्या होती है? इसका मतलब ये है कि उस वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर उन बेसिस वेक्टर्स के जरिए बनाया जा सकता हो। यानी हम हर वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। हर वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। स्पेनिंग द स्पेस, ये पढ़ ले। एवरी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, कि हर वेक्टर जो है ना, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। अगर जो है ना, कोई भी वेक्टर ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ठीक है, एक तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, और दूसरा क्या है? स्पेनिंग द स्पेस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों तो वो बेसिस तब होंगे
जब वो दो कंडीशंस पूरी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? लीनियर इंडिपेंडेंस, मतलब कि वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, ठीक है। उनका जो है ना वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। दूसरा कौन सा है? स्पैनिंग द स्पेस, कि उनको हम लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख सकें। सही है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? आ, जो है ना बेसिस कहेंगे। अब बेसिस क्या होता है? अब बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं जो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सही है। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 और vn इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। बेसिस बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस की बेसिस होते हैं अगर वो दो कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है? दे स्पेन द स्पेस। स्पेन द स्पेस से क्या मतलब है? कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन सके, ठीक है। जिस तरह हम करते थे C1 v1 प्लस C2 v2 प्लस C3 v3। सही है। और जो है ना दूसरा कौन सा है? दे आर लीनियरली दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। वेक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकें तो उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स की बेसिस कहेंगे। सही है। एग्जाम्पल चेक कर लें। द स्टैंडर्ड बेसिस इज, अब ये देखें ना, 1 0 और 0 1 को हम बेसिस कह सकते हैं या नहीं कह सकते? लेट आप कोई एक जो है ना एक वेक्टर ले लें XY। क्या हम इसको लिख सकते हैं x × 1 0 प्लस y × 1 0? लिख सकते हैं ना? ये वेक्टर इस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा ना। हम्म। तो इसलिए हम कहते हैं द टू वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट नाइदर इज मल्टीपल ऑफ अदर, सो दे सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको बेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे दो वेक्टर हम ले रहे हैं, v1 = 1 0 और दूसरा वेक्टर है 0 1। तो ये भी ना एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ना तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और ना हम इसको लीनियर क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। x × y = x × 1 0 प्लस y y × 0 1। ठीक है। तो ये भी क्या है? बेसिस है। अब इनको चेक करें ना, 1 0 और 2 0 को हम जो है ना ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। 2 0 किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 0 में से आप 2 को कॉमन ले लें तो 1 0 आ जाएगा। 2 0 और ये देखें ना 1 0, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर बन गया है। तो ये दोनों जो है ना डिपेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिस नहीं होंगे। ये फिर जो है ना बेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा। सही है। नेक्स्ट है, ये पढ़ लीजिएगा। वाई बेसिस मैटर्स? इट गिव्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द स्पेस। इट टेल्स यू द डायमेंशन नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। इट सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम इन जियोमेट्री, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मशीन लर्निंग, फिजिक्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आ जाता है क्वेश्चन एग्जांपल हमारे पास 16.5। शो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म अ बेसिस फॉर v = r³। हमने प्रूव करना है कि ये जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास E1 E2 E3, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं। तो क्या करेंगे? हमने दो कंडीशंस को देखना है बेसिस के लिए। वो जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई है ना वो चेक करनी है। वी आर गिवन 3 वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। टू शो E1 to show E1 E2 E3 is a basis for R³ we must prove two things। हमने दो कंडीशंस को फुलफिल करना है, एक तो वो स्पेन कर रहे हो और दूसरा कौन सा हो? दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं कि क्या ये स्पेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टू शो दे स्पेन R³ कोई हम एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। स्पेनिंग वेक्टर चेक करने के लिए आपने कोई एक वेक्टर ले लेना है खुद से। जिस तरह हम ले रहे हैं v = x y z। ठीक है। यहाँ पे x y z की जगह पे आप C1 C2 C3 भी ले सकते थे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो है ना x y और z ले।
यहाँ पे आप C1 C2 C3 भी ले सकते हैं। v इज इक्वल टू, हम कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, x y और z ले रहे हैं। नाउ एक्सप्रेस इट एज अ कम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। अब हम इसको कम्बिनेशन में लिखेंगे। v वेक्टर को आप लिख सकते हैं x E1 प्लस y E2 प्लस z E3। जिस तरह हम पहले करते थे ना, C1 V1 करते थे प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, ये वही चीज है। ठीक है, C1 C2 C3 की जगह पे x y और z लिखा हुआ है। सही है, तो x इंटू वैक्टर लिख लेंगे, प्लस y इंटू वैक्टर लिख लेंगे, प्लस z इंटू वैक्टर लिख लेंगे। और जब हम इनको जो है ना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x, सॉरी अभी हमने नहीं किया, ये किसकी इक्वल होंगे, v वेक्टर की इक्वल होते हैं ना। ये हमारे पास इक्वल होते हैं v वेक्टर के, और v वेक्टर किसकी इक्वल है, x v y और z की। ये x y और z की इक्वल आ रहे हैं। सो द वेक्टर, सो एवरी वेक्टर इन आर क्यूब कैन बी रिटन इन दिस वे। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस स्पेन आर क्यूब। ये आर क्यूब को क्या कर रहे हैं, स्पेन कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है टू शो लीनियर इंडिपेंडेंस, कि जो है ना वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंड नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे ए बी और सी की जगह पे C1 C2 C3 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने ए बी और सी लिखे हुआ है, ए और E1 प्लस B E2 प्लस C E3। और जो है ना हम इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो 0 0 0, और ए बी और सी का जो आंसर है हमारे पास, इनको ऐड करने के बाद ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए जीरो की इक्वल हो जाएगा, बी भी जीरो की इक्वल हो जाएगा, और सी भी जो है ना जीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, फर्स्ट जो स्केलर है उसका आंसर भी जीरो है, सेकंड स्केलर है उसका आंसर भी जीरो है, और जो थर्ड है उसका आंसर भी हमारे पास जीरो आ रहा है। तो जब तीन आंसर, सारे आंसर जीरो आ जाते थे, तो उस केस में हम क्या कहते थे, हमारा सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल है। ठीक है, तो जब ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब भी ट्रिवियल सोल्यूशन आपके पास आएगा, सारे जीरोज हो जाएंगे, तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ A1 की जगह पे एक एक आंसर हमारे पास 10 आ जाता, बाकी बी का भी जीरो और सी का भी जीरो, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते, फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते, और जो सोल्यूशन होता फिर नॉन ट्रिवियल होता। ठीक है, फिर सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता, नॉन ट्रिवियल बन जाता, अगर इनमें से कोई एक आंसर भी जो है ना जीरो ना होता। अब तीनों जीरो बन रहे हैं, तो ये ट्रिवियल है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो द वेक्टर्स स्पेन कर रहे हैं आर क्यूब को, और जो है ना इनको हम लीनियरली, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर E1 E2 E3 जो दो तीनों वेक्टर्स हैं, इज द बेसिस फॉर आर क्यूब। ये आर क्यूब की क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, ये हमारे पास आर क्यूब की बेसिस हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई सेट स्पेस को स्पेन भी करे, अगर कोई सेट स्पेस को स्पेन भी करे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो वो बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना स्पेस को स्पेन भी कर रहे हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इसलिए हम इनको बेसिस कहेंगे। किसकी बेसिस कहेंगे, आर क्यूब की बेसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इज बीटा इज इक्वल टू, बीटा में हमारे पास सेट है, वेक्टर्स हैं, V1 वेक्टर है, V2 वेक्टर और V3 वेक्टर है, अब बेसिस फॉर आर क्यूब। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ये आर क्यूब की बेसिस हैं या नहीं है, ये जो तीन वेक्टर्स हैं, क्या ये आर क्यूब की बेसिस हैं या नहीं है। इसको हमने प्रूव करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें तीन कंडीशंस चेक करनी है। V1 V2 V3 गिवन है, तीन कंडीशन से जो है ना, सॉरी दो कंडीशंस, वी नीड टू चेक डज बीटा V1 V2 V3 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर थ्री वेक्टर्स इन आर क्यूब दे फॉर्म अ बेसिस इफ डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने चेक करना है कि बेसिस बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, तो बेसिस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जो है ना कैन नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम क्या कहेंगे,
कि वो बेसिस बनाएंगे। ठीक है, ये जो तीन वेक्टर्स गिवन है, ये कब बेसिस बनाएंगे? जब इनका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, कैन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे? ये बेसिस बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उन्हीं वेक्टर्स का मैट्रिक्स लेंगे। फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम होगा और ये थर्ड कॉलम होगा। सही है, तो ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम ले लिया। इसी का आपने क्या करना है? इसी पे डिटर्मिनेंट टेस्ट अप्लाई करना है, अप्लाई डिटर्मिनेंट टेस्ट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे इसी जो है ना किसका लेंगे? इसी मैट्रिक्स का लेंगे। तो डिटर्मिनेंट, अभी तक कुछ बच्चों को डिटर्मिनेंट लेना ही नहीं आता, तो डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं? फर्स्ट एलिमेंट आप लेंगे, उसके लिए आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो स्किप करते हैं। ठीक है, तो फिर जो चीज़ बच जाती है -2, -6, 8 और -6, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह अ, इसी तरह फिर क्या करेंगे? जो पहला एलिमेंट होता है प्लस का होता है और दूसरा नेगेटिव का होता है। पहले प्लस लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे, फिर इस -4 को लेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी -4 है तो पैरेंथेसिस में -4 लिखो। अब ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, पीछे क्या बच रहा है? 0, -6 और -4 और -6, तो उसको हम यहाँ डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब ये थर्ड होगा, पहला प्लस का, फिर नेगेटिव का, फिर हम प्लस का देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक है, 4 अब ले लेंगे। जो लास्ट वन बच रहा है ना एंट्रीज, ये 4। ठीक है, अब थर्ड कॉलम और इसी तरह फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, तो जो चीज हमारे पास, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? इन सबको, इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा 60 आया है, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा -24, इनको सॉल्व किया तो -8, और जब इनको जो है ना ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। इट मीन्स -8 जो है ना कैन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो जब डिटर्मिनेंट ही कैन नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और स्पेन भी करेंगे, वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और स्पेन भी करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? V1, V2, V3 इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब, इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब, ये आर क्यूब की बेसिस है। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड को भी जो है ना, आप रो रिडक्शन मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में रो रिडक्शन मेथड से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसी क्वेश्चन को आप रो रिडक्शन मेथड से करें, तो क्या करेंगे? इसको रो रिड्यूस्ड एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसको रो रिड्यूस्ड एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अगर आपके पास जो है ना, क्या कहते हैं, हम्म, क्या कहेंगे उसको, आंसर C1, C2 और C3 सारे जीरो आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन ये इस तरह का मैट्रिक्स मान जाता है, 0, 1, 0, 0, 0 और 1, अगर इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कि वेक्टर्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सोल्यूशन भी ट्रिवियल होगा। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, ये आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.7 है, इन v इज इक्वल टू R4 कंसिडर द वेक्टर। अब हमें वेक्टर्स गिवन है, v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है और v3 वेक्टर है। आपने क्या करना है? लेट w इज इक्वल टू स्पेन v1, v2, v3 इस b इज इक्वल टू वेक्टर्स जो है ना, ये w की बेसिस हैं या नहीं है? सही है, ये w की बेसिस हैं या नहीं है, तो क्या करेंगे? हम्म, दो कंडीशन वही फुलफिल करवाएंगे ना। वी आर गिवन, हमें जो क्या गिवन किया गया, w इज इक्वल टू स्पेन। जो w है ना, ये स्पेन कर रहा है। ठीक है, हमने बीटा को चेक करना है। इट्स स्पेन w ऑलरेडी ट्रू बाय डेफिनेशन एंड द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब स्पेन का हमें कहा जा चुका है, तो इट मीन्स कि जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सो
we only need to check linearly independence. So we only need to check linearly independence, तो जस्ट हम linearly independence को चेक कर लेंगे। ए बी सी कोई आप जो है ना तीन स्केलर ले लेंगे, ए स्केलर बी स्केलर और सी स्केलर ले लेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो इफ द ओनली सॉल्यूशन is A is equal to B is equal to C is equal to जीरो, देन इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे V1 V2 V3। तो ये हो जाएंगे हमारे पास A+2B-2C। ये आप इसको जो है ना कंप्लीटली जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसी तरह ही सॉल्व करने हैं। सही है, लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है लीनियरली डिपेंडेंट का आ रहा है, सारे जीरो नहीं आ रहे। अब देखें ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है सी बी की इक्वल आ रहा है और ए माइनस बी की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस टी टी और टी की इक्वल आ रहे हैं, कोई भी आंसर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, सारे जीरो होते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, अब ये नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, देयरफॉर बी इज नॉट अ बेसिस। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, ये जो बी है ये डब्ल्यू की बेसिस नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू उसकी बेसिस है, बट जो बी बीटा है ये इसकी बेसिस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास V1 के बना है, V2 के बना है, V3 के बना है। डिटरमाइन इफ V1 V2 V3 इज अ बेसिस फॉर R क्यूब। ये भी आप लोगों ने खुद ही करना है क्वेश्चन। सही है, तो मेन जो है ना टॉपिक हमारा बेसिस का था, बेसिस का, बेसिस।